जो हमने काउंटिंग साइकिल पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑलरेडी डबल एंट्री हम कर चुके हैं। डबल एंट्रीज हमने कर ली हैं। और फिर हमने उसके बाद लेजर्स बनाए उसके। फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है। लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस हमने हमने बनाया है अभी तक, ये ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था। ठीक है। अनएडजस्टेड था। तो इसका मतलब है इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट हम सीखते हैं अभी। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी, वो दो तरह की होती हैं। एक ट्रांजैक्शन होती है आपकी ऑन द स्पॉट, और एक होती है ऑब्वियसली नॉट ऑन द स्पॉट। ठीक है। जो ऑन द स्पॉट होती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें तो जनाब आपका एक बायर है, एक आपका सेलर है, वो दोनों चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो ऑन द स्पॉट जो ट्रांजैक्शन हमारी होती है उसमें एक आपका बायर है, एक आपका सेलर है। अब ये दोनों जो लोग हैं ये ऑन द स्पॉट एक ट्रांजैक्शन करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, पैसे दिए जाते हैं, तो आराम से डील हो जाती है। ठीक है। दोनों ही अपने अपने पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो ऑन द स्पॉट एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक बंदा मार्केट गया, उसने कोई चीज़ खरीदी है, और दुकानदार ने उसको चीज़ उसके हवाले कर दी है, और बंदे ने पैसे दिए हैं, तो ऑन द स्पॉट हो गया काम। प्रॉब्लम होता है तब कि जब दोनों में से कोई एक चीज़ जो है ना, या बायर की तरफ से या सेलर की तरफ से, वो एक्सचेंज टाइम पे ना हुई हो, उस वक्त ना हुई हो, ऑन द स्पॉट ना हुई हो। ठीक है। दोनों में से कोई एक भी चीज़ डिले हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो फिर हमें प्रॉब्लम की वजह से एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है। तो अब प्रॉब्लम जो है वो दो तरह से दोनों सूरतों में आ सकती है, बायर की तरफ से भी सेलर की तरफ से भी। अगर तो बायर है वो पहले पैसे दे दे आपको, तो पहले पैसे का क्या मतलब है? तो प्री पेमेंट है। पहले पैसे चले जाएं और चीज़ बाद में है, ठीक है, तो वो प्री पेमेंट है। और अगर पैसों का मामला डिले हो जाए तो उसको हम अक्रूवल बोलते हैं। ठीक है। पैसे बाद में हो, जब अक्रूवल का वर्ड आ जाए समझ में, पैसे जो है ना बाद में। हम अक्रूवल अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। क्योंकि अक्रूवल अकाउंटिंग कहती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कैश, द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज इट हैपन्स। तो एज इट हैपन्स का मतलब ये है कि दोनों पार्टी में से कोई एक भी अपना पार्ट प्ले करता है, कोई एक भी अपने हिस्से की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट हम लिखते हैं जी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट हम लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने गुड्स खरीद ली हैं, तो गुड्स जो हैं वो बायर के पास पहुंच जाती हैं। जिस शख्स ने खरीदा है बायर के पास ये पहुंच जाती हैं। लेकिन बायर अभी पैसे नहीं दे पाता, येट टू पे होता है। तो इसका मतलब है बायर के हिस्से की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन जो सेलर है, ठीक है, सेलर सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर कर दी हैं। ठीक है। लेकिन जो आपका बायर है वो येट टू पे है, उसने सेलर को अभी तक पैसे नहीं दिए होते। तो लेकिन इस सूरत में भी ट्रांजैक्शन तो आपने रिकॉर्ड करनी है। इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन क्या हो सकती है कि बायर पहले पैसे दे दे, ट्रांसफर ऑफ मनी तो हो गया, लेकिन जो सेलर है वो, उसने अभी तक चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, चीज़ें डिलीवर नहीं की। ठीक है। तो इन दोनों सूरतों में, दोनों में से कोई एक भी जब काम आपका हो जाए तो आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो फॉर इंस्टेंस जब आप जो है ना, अगर यहाँ पे बाय गुड्स ऑन कैश होता, अगर हम बाय गुड्स ऑन कैश करें, कैश में हमने कोई चीज़ खरीद ली है, तो क्या मतलब है उसका? कोई और कलर कर लूँगा, क्या कलर? रेड कर लूँगा, नहीं ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू बेहतर है। तो अगर बॉड गुड्स ऑन कैश होता तो क्या होता? हम डेबिट करते जनाब परचेजेस को, ठीक है, और हम क्रेडिट करते कैश को। तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉड गुड्स ऑन क्रेडिट था, तो फिर हम कैश को नहीं कर सकते। तो फिर हमें, अगर तो रसीद आ गई हुई है हमारे पास, तो अगर इनवॉइस प्रॉपर आ गई हुई है सप्लायर की तरफ से, तो अकाउंट पेबल को करते, क्योंकि
जो है पैसे नहीं दिए हमने अभी तक, तो उधार क्रिएट हो गया ना। और अगर अकाउंट, अगर उसने हमें इनवॉइस नहीं भेजी, तो फिर हम पढ़ेंगे डिटेल से इस बारे में, तो हम यहाँ पे ये पेबल की जगह अक्रूड एक्सपेंस करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। अकाउंट पेबल तब हम ना रिकॉर्ड करते। तो अक्रूवल का मतलब होता है, ये अक्रू से निकला है वर्ड, अक्रू। तो अक्रू का मतलब होता है पहचानना। और हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं पूरी, ये सारी की सारी, ये अक्रूवल अकाउंटिंग है। अक्रूवल अकाउंटिंग क्या कहती है कि वही वाली जो मैंने बात की कि कैश एक्सचेंज होना हो, आपने ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना है अगर वो हो गई है। और ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के हो जाने का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज में से, ये जो आपका एक बायर है, एक आपका सेलर है, वो अपना पार्ट प्ले करता है ट्रांजैक्शन का, तो फिर वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है। अब देखें, हमने बात की है कि पहला केस आपका है जी प्री पेमेंट। प्री पेमेंट में क्या होता है कि जब पहले पैसे चले जाएं और ट्रांजैक्शन बाद में हो। अब जो पार्टीज तो दो है ना, एक बायर और एक सेलर है, तो फिर क्या होगा, दोनों, अगर बायर भी एक कंपनी है और सेलर भी एक कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं जी, तो दोनों अपने अपनी अकाउंटिंग करेंगे ना। बायर अपने लिहाज से काउंटिंग करेगा, सेलर अपने लिहाज से काउंटिंग करेगा। अब फॉर इंस्टेंस के, एक बच्चा है जिसने फी जमा करवाई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी को फी दे रहा है कुछ सर्विसेज अवेल करने के लिए, तो सॉर्ट ऑफ बायर ही है, ठीक है ना। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जब फी देता है, ठीक है, तो वो फिर बायर है। और फॉर एग्जांपल उसने फी आपकी, आपको जो है 1.5 लाख की पे की, तो सेमेस्टर एक आपका कोई 5 महीने का होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि 5 महीने, 4.5 महीने का भी होता है, 5.5 भी कई दफ़ा हो सकते हैं, लेकिन आप आसानी के लिए कहें कि 5 महीने का सेमेस्टर है। जब इसने फ़ी पे की होगी, तो इसने क्या किया होगा, ठीक है, इसने कैश पे कर दिया है, कितने का, 1.5 लाख का। तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया है। डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा जी प्री पेमेंट होगी आपकी, प्रीपेड फ़ी। प्रीपेड फ़ी आपकी होगी डेबिट, कितने की, वो भी 150 की होगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है, ये डेबिट क्यों हो रहा है, वाई। तो देखें, दो चीज़ें आपकी होती हैं, आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक सेक्रीफाइस, दोनों फ्यूचर में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और फ्यूचर इकोनॉमिक सेक्रीफाइस। या पीछे हम फ्यूचर भी लिख लेते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और फ्यूचर इकोनॉमिक सेक्रीफाइस। जो ये इकोनॉमिक बेनिफिट है फ्यूचर वाला, वो आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है एसेट। और फ्यूचर इकोनॉमिक सेक्रीफाइस क्या होता है, वो होती है लाइबिलिटी। ठीक हो गया। तो अब देखें, यहाँ पे देखें, प्रीपेड फी, प्रीपेड फी का मतलब ये कि पहले फी पे कर दिया। पहले फी पे करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट ने इकोनॉमिक सेक्रीफाइस कर दी है, ठीक है, पैसे दे के। अब उसने मुस्तकबिल में उस फी से फ़ायदा उठाना है। जो उसने फ़ी दे दी है, क्या क्या होगा उसके साथ में, मुस्तकबिल में वो ट्यूशन पढ़ेगा आके यूनिवर्सिटी से, क्लासेस लेगा, तो मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट वो लेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपकी प्री पेमेंट जो होती है, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस भी इवन कहीं पे लिखा हो तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो सिर्फ नाम का एक्सपेंस लिखा होता है, होती होती वो प्री पेमेंट है। प्रीपेमेंट बाय इट्स ओन स्पिरिट इज एन एसेट। wherever you see prepayment written, please automatically make it understood that it is an asset। तो प्री पेमेंट, प्रीपेड एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, उसके अलावा एक और केस भी है सप्लाईज वाला और सप्लाईज एक्सपेंस वाला। सप्लाईज भी जो हम लेके रखते हैं ना, जिस तरह हमसे यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे पहले से स्टेशनरी लेके रख ली जाती है, कोई डस्टर है, कोई जो है ना बोर्ड मार्कर्स हैं, प्रोजेक्टर तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी और चीज़ें हैं, जैसे स्टेशनरी के लिए वो जो रिम होता है, वो सारा कुछ, वो क्या है, वो सप्लाईज हैं। वो सप्लाईज पहले से लेके रख ली हुई हैं, तो वो एसेट ही हैं। और एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस आप उसके ऊपर कर चुके होते हो। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल मार्कर आपका यूज़ हो गया, डस्टर भी यूज़ हो गया, आप किसी काबिल का नहीं है, तो फिर वो सप्लाईज एक्सपेंस बन जाता है। इन शॉर्ट ये है कि जब आपने कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एसेट जो होता है, उसमें जो है ना वो येट टू अवेल इकोनॉमिक बेनिफिट होता है ना, येट टू अवेल एन इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट उठा चुके होते हैं, तो फिर वो एक्सपेंस बन जाता है,
जब इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया तो फिर वो एक्सपेंस बन जाता है। व्हेन यू अवेल एन इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात ज़रूरी थी करनी, ऐसे ही नहीं मैंने लिख दिया हुआ। देखो ना, अब ये इसने स्टूडेंट ने फीस जमा करी। आमतौर पे जो सेमेस्टर की शुरुआत होती है वो सितंबर में या अगस्त में हो जाती है। तो सितंबर फर्स्ट को इसने फीस जमा कराई, दैट मीन्स कि इसने अगले 5 महीने ट्यूशन पढ़नी है। तो अगले 5 महीने में से जब एक महीना गुजर गया है, ठीक है, एक महीना गुजर गया सितंबर 30, तो अक्टूबर फर्स्ट को इसने फी जमा करानी है। सॉरी, अक्टूबर फर्स्ट को फी नहीं जमा करानी, फी उसने पहले जमा करा दी हुई है। अक्टूबर फर्स्ट को जो उसने ये जो पहले फी जमा कराई थी ना सितंबर में, 1.5 लाख, ठीक है। तो अब इसमें से ये सारे का सारा 1.5 लाख का प्री पेमेंट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने एक महीने की ट्यूशन तो पढ़ ली है। तो इसका मतलब ये है कि एक महीने का जो है हिस्सा, इसमें से एक महीने का हिस्सा निकाल लेते हैं ना। ये 1.5 लाख है, 5 महीने का है, तो एक महीने का कितना हुआ? 30,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक महीने का जो हिस्सा है इसका, वो अब इसकी इसकी प्री पेमेंट में नहीं गया। अब वो उसने इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लिया, क्लासे ले लिया, दैट मीन्स कि डेबिट होगी इसकी ट्यूशन फी, जो कि एक्सपेंस है। एक महीना ट्यूशन ये पढ़ चुका है, तो फिर ये डेबिट हो गया ट्यूशन फी। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट जनाब ये प्री पेड फी होगी, क्योंकि देखो पहले ये 1.5 लाख थी। पहले ये 1.5 लाख थी ना। पहले ये 1.5 लाख थी, तो अब आपने इसको थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पे मैं इसका लेजर ही बना लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग अभी लेजर से ज़रा समझ बेहतर आ जाएगा, इसलिए बना लिए। तो अब ये देखें ना, जब आप अक्टूबर आया, तो अक्टूबर में आपने अब जब बढ़ाना होता है आपने, ये प्रीपेड फी क्या है? ये इट सेल्फ मैंने आपको बताया, ये एसेट है ना। प्री पेमेंट सारी एसेट्स की होती हैं। तो जब आपने एक महीना गुजर गया, तो अब ये 1.5 लाख, तो पूरी की पूरी प्री पेमेंट नहीं होगी। अब आपको थोड़ा सा हिस्सा इसमें से कम करना पड़ेगा। जब कम करना होता है एसेट को, तो क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन फी लिख दूंगा, ठीक है, 30,000 का। अब होगा ये जनाब के क्रेडिट हम कर देंगे प्रीपेड फी। और ये सिर्फ एक महीना नहीं होगी, हर महीने जब आप ट्यूशन पढ़ोगे, जिस तरह इसके बाद फिर आ जाएगा जी, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लूँ। फिर उसके बाद अगले महीना नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, ठीक है। तो हर नवंबर 1 का मतलब ये है कि अक्टूबर 30 जब एंड हो गया, उसके बाद आप एंट्री डाल रहे हो, तो फिर दोबारा ट्यूशन फी पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन तंग कर रहा है थोड़ा सा। तो लेट्स रिज्यूम, हम जहाँ पे थे पहले। हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि ये हर महीना जब आपका गुजरेगा, तो थोड़ी सी ट्यूशन आपने और पढ़ ली होगी, फिर आपने और पढ़ ली होगी। तो आप हर दफ़ा ये सेम एंट्री ही डालेंगे यहाँ पे। फिर ये प्रीपेड फ़ी जो है आपकी फिर से और कम हो जाएगी। फिर उसके बाद दिसंबर में भी और कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है जनवरी में, फिर जनवरी 1, फिर फरवरी 1, ऐसे करते करते आप सारे महीनों में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको, ठहरे मैं इसको ज़रा फुल स्क्रीन कर लूँ, हाँ जी। तो फिर आप इसको हर जो है मंथ में, अब यहाँ पे नवंबर 1 में फिर होगी ट्यूशन फी, फिर 30,000। और उसके बाद फिर ये दिसंबर 1 में फिर होगी 30,000। ऐसे करते करते ये 30, 30, 30, फिर 30, और फिर 30 करते करते सारी की सारी ये जो 150 हमने एंटर की थी सब खत्म हो जाएगी। और कैरी डाउन बैलेंस फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? 5 महीने में आहिस्ता आहिस्ता करते करते। अब ये सारा कुछ इनको क्यों करना पड़ा? इन शॉर्ट ये कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? आपकी प्रीपेड फी से शुरू हुई थी, ठीक है, प्रीपेड फी। तो ये प्रीपेड फी का सवाल क्यों पैदा हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ कि फ़ौरन फ़ौरन जो है वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। दोनों चीज़ों का मतलब है बायर और सेलर की तरफ से, दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो फिर हमें जो है ये प्री पेमेंट का केस बन गया इसलिए। तो फिर ये जो प्री पेड फी है, ये जुगाड़ी एंट्री है, जिसको हम एडजस्टिंग एंट्री भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर ये एडजस्टमेंट आपकी दूसरे तीसरे, पहली दफ़ा तो आपने देखो ना एंट्री डाल दी, डेबिट प्रीपेड फी, क्रेडिट कैश। उसके बाद जब अक्टूबर आया, नवंबर, दिसंबर, आपको आहिस्ते आहिस्ते एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, फरवरी 1 तक, ठीक है। तो ये था बायर पर्सपेक्टिव, कि एक बायर जो स्टूडेंट है वो जब अगर अगर वो अपने आप को अपनी अकाउंटिंग कर रहा हो, अपने आप को कोई जो है एज अ कंपनी सर्वर करे, तो वैसे तो वो कंपनी सर्वर नहीं करता अपने आप को, लेकिन एक पर्सपेक्टिव समझाने के लिए मैंने आपको उसके उसके बिहाफ पे एंट्री कैसे होगी वो करके दिखाया। फिर अगर हम सैलरी की बात करें, यूनिवर्सिटी ने भी तो एंट्री करनी होगी ना। यूनिवर्सिटी भी तो, उसके भी अकाउंटेंट होंगे, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब सेलर पर्सपेक्टिव पे कैसे होगा? पर्सपेक्टिव ऑफ अ सेलर क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं जी।
परस्पेक्टिव ऑफ अ सेलर। या ये लिखने के बजाय मैं अगर यहाँ पे इधर ही मिटा लूँ, ताकि पता हो कि आप लोगों को कि हो क्या रहा है, तो अगर मैं इसी को मिटा लूँ, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है। अब मुझे इस ये जो मैंने ये लिखा हुआ है एसेट और एक्सपेंस, इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई है। यहाँ पे प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, ये प्रीपेड फ्री फी जो है आपकी, ये क्या होती है? ये एसेट होती है ना। यहाँ पे देखें, ये प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, जो कि एसेट है। ठीक है, हमने हमने बाय डेफिनेशन देखा था क्यों है एसेट ये। अब यहाँ पे देखें, जब आप 1 महीने के बाद जब आप ट्यूशन पढ़ लेते हैं, तो कुछ हिस्सा इसका यानी 30,000 वो एक्सपेंस में एक्सपेंस बन रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये प्रीपेड फी आपका एसेट है, और ये आपका जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी एक्सपेंस है एक्चुअली। ठीक है, तो ये ट्यूशन फी आपका एक्सपेंस है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हो क्या रहा है कि एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम रुक के इसकी पहली टाइप यहाँ पे लिख लें, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज कन्वर्ट एसेट इनटू एक्सपेंस। ठीक है, एक और वीडियो जो मैंने डेप्रिसिएशन की भी अपलोड की हुई है अपने चैनल में, तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन की बात की थी। तो डेप्रिसिएशन में हमने क्या बात की थी? डेबिट हम करते हैं जी डेप्रिसिएशन को, क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपेंस है। ठीक है, और क्रेडिट हम करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, यानी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को हम बढ़ा रहे होते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम कब करते हैं? तो तब करते हैं कि जब जो है हम एसेट को यूज़ कर लेते हैं, जब हम एसेट का एक पोर्शन यूज़ करके उसको एक्सपेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी एंट्री है, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है कि कन्वर्ट एसेट इनटू एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा ये था बायर पर्सपेक्टिव में। अब सेलर पर्सपेक्टिव में देखो, यहीं नीचे से ही शुरू कर देते हैं काम। ठीक है, सेलर पर्सपेक्टिव में व्हाट इफ आप यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट हो और आपको फी आए स्टूडेंट से, फिर आप क्या करोगे? फिर सबसे पहले तो आप खुश होगे, क्यों भला? कि आपके पास पैसे आए हैं, तो आप करोगे डेबिट कैश। ठीक हो गया। तो क्रेडिट भी तो कुछ करना है ना। है कहने को तो यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू है लेकिन क्या है वाकई यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू है? नहीं, यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू तो नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू तो वो होता है जो कमाया हुआ हो, जिसके अगेंस्ट आपने जो है वो कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड की हों, तो या गुड्स आपने डिलीवर किए हों, जो कि अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो है तो ये कहने को तो ये रेवेन्यू है, पैसे आ रहे हैं आपके। कितने आ रहे हैं? 150,000 ही। स्टूडेंट ने इतनी फी जमा कराई है आपको। अच्छा, ये जो आपका रेवेन्यू है, इसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कमाया नहीं ना वो, अभी तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। जब सर्विसेज प्रोवाइड कर लेंगे, ट्यूशन फी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो जाएगी, तो फिर ये अर्नड होगा, फिर ये कमाया हुआ होगा। अभी ये कमाया नहीं हुआ, इसलिए इसको अनअर्न्ड बोलते हैं। चलो, अनअर्न्ड क्या होता है? अभी हमने दो बातें की थी ना ऊपर। हमने कहा था जी कि एक होता है आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एक आपका होता है फ्यूचर इकोनॉमिक सेक्रीफाइस। जब आप अनअर्न्ड रेवेन्यू जब आपके पास आता है, तो वो एडवांस पेमेंट आप कलेक्ट कर चुके होते हो, राइट? पैसे आपके पास आ गए हैं, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट तो आपने वेल कर लिया है, एसेट आपके पास आ चुका है कैश के फॉर्म में। मुस्तकबिल में आपने इकोनॉमिक सेक्रीफाइस अभी करना है। किस फॉर्म में? आपने टीचिंग प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो भी आपने फ्यूचर में सेक्रीफाइस करना है। तो इसीलिए ये अनअर्नड आपका जो रेवेन्यू है, अनअर्नड रेवेन्यू, ये आपका आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि फ्यूचर में आपने सेक्रीफाइस अभी करना होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सितंबर 1 में ही जब स्टूडेंट ने फ़ी जमा कराई होगी, तो आपने जो है आपके पास आई फ़ी, एज एन अकाउंटेंट आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जब महीना गुजरा अक्टूबर 1, तो क्या हुआ? 1 महीने की जो फ़ी है 30,000, वो अब अनअर्नड नहीं है। अब वो थोड़ी थोड़ी सी जो फ़ी है वो आपकी अर्न हो गई है। ठीक है, तो फ़ी रेवेन्यू थोड़ा सा आप अर्न कर चुके हैं। कितना अर्न कर चुके हैं? 30,000 का। 1 महीना हमने बच्चों को पढ़ा लिया है ना। तो उसके बाद ये अब डेबिट क्या करेंगे? जो अनअर्नड रेवेन्यू है, ये में 30 से कम करना है।
जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो बढ़ाने के लिए इसको क्रेडिट करते हैं, जब कम करना होगा तो डेबिट करेंगे। तो ये डेबिट कर दिया, ठीक है। डेबिट कर दिया 30,000 से। और इसी तरह जिस तरह ऊपर हमने की थी प्रोटोकॉल, वही सेम फॉलो होगा। नवंबर 1 को भी वही, फिर उसके बाद दिसंबर 1 को भी वही। ऐसे करते करते हम जो है वो हर महीने ये काम करेंगे। एक दफ़ा का मैं और कर लेता हूँ, नवंबर वाला कर लेता हूँ। बाकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी वो अंडरस्टूड है आपको। वो रिपीट होती रहेंगी एंट्री, जब तक ये 30,000 करके 150 पूरा नहीं हो जाता। ठीक है। तो सेम ऐसे जो है वो, ऐसे दिसंबर में भी ऐसे ही होगा, और जनवरी में भी ऐसे होगा, फिर फरवरी में भी ऐसे ही होगा। सेम एंट्रियाँ होती रहेंगी ऐसे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया ये लाइबिलिटी होती है। तो जब यहाँ पे एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है ना। ये आपकी लाइबिलिटी है। जब आपने बच्चों को पढ़ा लिया है, एज अ मतलब यूनिवर्सिटी ने पढ़ा लिया बच्चों को 1 महीना, तो ये जो मेन रेवेन्यू है, ठीक है, ये तो मेन रेवेन्यू है ना। तो लाइबिलिटी आपकी कम होके कहाँ शिफ्ट हो रही है? रेवेन्यू में। तो ये आपकी दूसरी टाइप है फिर। ठीक है, ये दूसरी टाइप है आपकी। कौन सी वाली? कन्वर्ट लाइबिलिटी इनटू रेवेन्यू। ये पहली दो टाइप्स आपकी हो गई, ठीक है। बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट में बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा।